कविता जी अपने कमरे में बैठी बार बार रसोई की तरह टकटकी लगाए देख रही थीं, क्योंकि उनकी बहू रचना ने सुबह से उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। उनके पेट में बहुत जोरों की भूख लगी थी। बहू ने सुबह ब्रेड के पकौड़े बनाए थे, लेकिन कविता जी को खाने नहीं दिया और अब तो खत्म भी हो गए थे। इसीलिए कविता जी अब दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थीं, पर उनकी बहू रचना ने तो भरपेट ब्रेड के पकौड़े खा लिए थे। इसीलिए उसका दोपहर का खाना बनाने का कोई मूड नहीं था। भूख से परेशान होकर कविता जी अपनी बहू रचना के पास आती हैं और बोलती हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। कविता जी का इतना कहना था कि बहू रचना का पारा चढ़ गया और तेज आवाज में बोली, आपको तो बस दिन भर भूखी लगी रहती है, कोई दूसरा काम नहीं है, बस बैठे बैठे खाना देते रहो। अभी तो मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी। भूख लगी है तो जाओ, कल की ठंडी रोटी रखी है, उसे खा लो और खा के सो जाओ। शाम को मेरी बहन आने वाली है, उसके साथ मैं घूमने जाऊंगी और आने के बाद ही खाना बनाऊंगी। इतना सुनकर के कविता जी का मन उदास हो जाता है। फिर वह धीरे से कहती हैं, बेटा तुम कहो तो मैं खुद के लिए खुद खाना बना लूं, क्योंकि ठंडी रोटी तो खाई नहीं जाएगी, पेट में गैस भी बनाती है। रचना गुस्से से बोली, अब एक लोग के लिए खाना बनाओगी, पूरा किचन गंदा करोगी, पूरा घर फैला कर रख दोगी। जाइए फ्रिज में कल के चावल रोटी रखे हैं, जाकर खा लीजिए। बेचारी कविता जी क्या करती, भूख बहुत तेज लगी थी, इसीलिए फिर से ठंडे चावल निकाल कर दूध के साथ उन चावल को एक थाली में परोस लिया। शाम को माया बाहर चली जाती है। चावल फ्रिज में तो रखे हुए थे, तब भी वह खराब हो गए। उनमें से खराब होने की बदबू आ रही थी। कविता जी वह चावल नहीं खाईं और वह चावल उठाकर फिर 10 डस्टबिन में डाल देती हैं और किचन में जाकर अपने लिए थोड़ा सा दलिया बना लेती हैं। किचन को बाकायदा साफ कर देती हैं, बर्तन वगैरह भी धुल देती हैं और अपने कमरे में जा कर के लेट जाती हैं। रचना ने भले ही कविता जी को मना किया हो खाना बनाने के लिए, लेकिन यह उनका भी घर था और वह खुद का खाना खुद के घर में नहीं बना सकती हैं क्या। दूसरे दिन सुबह कविता जी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उनका बेटा विशाल उधर आया और बोला, माँ जी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे घर भी चलाना है, बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से पापा की इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च हो गए हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर का एक कमरा किराए पर चढ़ा दूँ तो थोड़ा सा किराया आ जाएगा, उससे कुछ राहत मिलेगी, हमारे घर के राशन में राहत मिलेगी। कविता जी कहती हैं, बेटा तुझे जो ठीक लगता है तू वह कर। थोड़ी देर बाद विशाल हिचकिचाते हुए बोलता है, माँ तुम्हारा वाला कमरा खाली कर देते हैं, उसको हम किराए पर दे देंगे और नीचे वाला छोटा कमरा जो है उसको आप ले लो। आपको इतने बड़े कमरे की ज़रूरत नहीं है और नीचे वाले कमरे में वॉशरूम भी नहीं है, तो उसे कोई किराए में नहीं लेगा, इसीलिए आप उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ, ऊपर वाला कमरा हम किराए पर दे देंगे। कविता जी चौंक गई और बोली, बेटा वाह, कमरा तो बहुत छोटा है, वह तो एक स्टोर रूम की तरह है, मैं उधर कैसे रहूँगी और रात में टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी, मुझे तो दिखाई भी कम देता है। बेटा कमरे के बाहर निकल कर जाऊँगी तो रात में अंधेरा होता है। तो विशाल कहता है, माँ आप आंगन वाले टॉयलेट को यूज कर लिया करो, और घर में ही तो हो वह जिसको हम कमरा किराए पर देने वाले हैं, उसको तो टॉयलेट बाथरूम कमरे में ही चाहिए, और वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है, आपके लिए पापा के जाने के बाद तो आप अकेली ही हैं, तो इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है आपको। कविता जी कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं और कुछ देर सोचने के बाद वह कहती हैं कि छत पर जो एक कमरा बना हुआ है तुम उसको किराए पर दे दो, उसमें टॉयलेट वॉशरूम दोनों ही है। विशाल कहता है, नहीं माँ, हम उस रूम को किराए पर नहीं दे सकते, उस रूम को हमने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, कभी कोई घर में आ जाता है तो हम कहाँ रुकवाएंगे, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि
रचना के मायके वालों का तो आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सब लोकल के ही है, इसीलिए एक रूम तो एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। कविता जी को सब कुछ समझ आ रहा था कि बेटा को माँ का ही रूम क्यों किराए पर देना है। बूढ़े माँ बाप बेटे के लिए वह जो बोझ बन गए हैं। बुढ़ापे में बच्चों को लगता है माँ बाप उन पर आश्रित हैं, तो वह जैसा चाहे वैसा उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, जो चाहे खिला सकते हैं, जैसा चाहे उन्हें रख सकते हैं। कविता जी बेटे की मंशा को बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा विरोध भी नहीं किया। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान लेकर के छोटे वाले रूम में रख लिया। कविता जी हमेशा बड़े कमरे में और खुले कमरे में ही रही हैं। इस छोटे से कमरे में उनका दम घुट रहा था। वह वहाँ पर दिन काट रही थी। नए किराएदार भी घर में आ गया था। सब पहले जैसा ही था। घर में आए हुए किराएदार का नाम रमेश था। वह एक एनजीओ में काम करता था और रमेश को कविता जी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखता था तो उसको बहुत ही बुरा लगता था। धीरे धीरे कविता जी और रमेश में बातचीत होने लगी। दोनों कभी मिल जाते तो थोड़ा सा बहुत बातें कर लेते। रमेश भी आते जाते कविता जी का हाल चाल पूछ लिया करता था और उनका ख्याल भी रखता था। रमेश और रचना को कविता जी से कुछ लेना देना नहीं था। रचना बचा हुआ खाना अपनी सास के लिए रख जाती है और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कभी 2 मिनट बैठकर कविता जी के साथ बात भी नहीं करता था। कविता जी तो पहले से ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर की तरह घर में रह रही थी। पति के जाने के बाद वह बड़ा असहाय महसूस करती थी। कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। जब पति थे, काम पर जाते थे, पैसे कमाते थे, तब घर में हम दोनों का बहुत मान सम्मान था। कभी विशाल को घर खर्च में मदद किया करते थे और विशाल अपने सारे पैसे बचा लेता था। पर पति के जाने के बाद बेटे को ही सारे घर के खर्चे उठाने पड़ते थे, तो धीरे धीरे उसको माँ का खर्च बोझ लगने लगा। माँ कविता जी को वह दिन आज भी याद है जब उनके पति की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने रात में अपने बेटे के दरवाजे को खटखटाया। बेटा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल लेकर चलो। रात में हॉस्पिटल गए, दिखाया, थोड़ा बहुत ठीक हुए तो हर घर लेकर के आए और दवाइयों का खर्च बराबर चलता रहा। विशाल कभी दवाई लाता तो कभी 2-4 दिन का गैप कर देता। इस तरह ठीक से इलाज ना हो पाने के कारण पति इस दुनिया से चल बसे। ससुर जी के जाने के बाद से तो रचना ऐसे सर पीट पीट कर रो रही थी जैसे उसको बहुत दुख हुआ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जिसको हुआ वह सिर्फ और सिर्फ कविता जी को। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लगातार उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जैसे कि वह कहना चाह रही हूँ कि रचना, अब यह रोने का नाटक क्यों कर रही हो? इलाज के समय पर करा देती तो शायद आज विशाल के पिताजी हमें छोड़कर नहीं जाते। पर वह आज कुछ नहीं बोल पाई। कविता जी के मन में एक ही बात चल रही थी कि आज मेरे पति जिंदा होते, अगर बेटे ने लापरवाही नहीं की होती तो उनकी मौत के बाद रचना और विशाल का तो व्यवहार एकदम से बदल गया और धीरे धीरे कविता जी को अपनी बहू और बेटे के दुर्व्यवहार में एक चमक आ गई। दूसरे दिन सुबह कविता जी बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में समस्या हो रही है, इसीलिए सोचा है मैंने कि अब मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। कविता जी का इतना कहना था कि बहू रचना तो फ़ोन कर मुबारक हो गई। रमेश ने, विशाल ने थोड़ा सा दुखी होने का नाटक किया, लेकिन कविता जी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देख लिए थे। तो विशाल, तुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रचना, तुझे इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें तो सुन लो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। और कविता जी हंसकर कहती हैं, बात सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं कहीं जाऊंगी। मैं इस
पर कोई वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ पर रहेंगे। यह मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर के विशाल और रचना दोनों ही चौंक गए। विशाल और रचना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ने सोचा था कि कविता जी को घर छोड़कर चली जाएंगी तो दोनों खुशी खुशी रहेंगे। उनको लगा कि उनको अपने साथ ही की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उनका ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा, और इधर तो सब उल्टा ही हो गया। कविता जी की बात सुनकर के विशाल गुस्से से बोला, अरे माँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम किधर वृद्धाश्रम कैसे बना सकती हो? अरे बेटा, तुम बोल रहे हो, यह घर अभी तक मेरे नाम है। कविता जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, खाने के लिए तरसाया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, मेरे ही घर से निकाल करके एक स्टोर रूम में रख दिया है। बीमारी के वक्त भी तुम दोनों ने साथ नहीं दिया है। यह जमीन जायदाद अब सब मेरी है। तुम दोनों के कारण ही तुम्हारे पिताजी आज मुझे छोड़ करके चले गए हैं। इसीलिए मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा, और अगर मैं यह निर्णय नहीं लूँगी तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम लोगों ने अपने पिता का किया था। इसीलिए मैंने सोचा है कि बेटे की झूठे प्यार की जाल में फंसने से तो अच्छा है कि मैं अपना बुढ़ापा समाज अपने लिए थोड़ा सा सोचना। बहू और बेटे दोनों के पैरों से ज़मीन निकल गई। जब कविता जी ने यह सारी बातें पूरे आत्मविश्वास के साथ कहीं तो उन्हें लग रहा था कि अम्मा जी किसी की बात सुनने वाली नहीं है, तो दोनों घुटनों के बल आकर बोले, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों अब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी भी आपका अपमान नहीं करेंगे, समय से खाने को भी देंगे। तो कविता जी कहती हैं, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तुमने सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा, अपने बूढ़े माता पिता के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। फिर मैं तेरा कैसे सोचना? तू तो तेरे परिवार की सोच। मेरी चिंता मत कर, जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में सब अच्छे लोग ही रहेंगे। इतना कहकर कविता जी अपने कमरे में चली जाती हैं और विशाल और रचना कविता जी को जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। अपने जैसे बूढ़े लोगों को उस घर में आश्रय दे दिया। रमेश की मदद से वृद्ध आश्रम अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, आजकल के बेटे और बहू बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको अपने ही घर में खाने पीने के लिए तरसाते हैं, अपने घर में कैद करके रखते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। माँ बाप बूढ़े ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन घर उन्हीं का ही तो होता है। जिस घर में हम रह रहे होते हैं उसको हमारे माँ बाप ने ही बनाया होता है। हम इस बात को भूल जाते हैं और जब देखो तब माँ बाप को एक ही एहसास दिलाते रहते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है। आपको कविता जी का निर्णय कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।